हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी की थी, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर की नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, जो कि बेसिकली है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी। देखो इसमें क्या दे रखा है, बेसिकली जो रिलीजियस थ्योरी थी वो दे रखी है, और जो डार्विन ने उस थ्योरी को कैसे ऐसे कह सकते हैं डिसअप्रूव किया था, वो दे रखा है। ठीक है, तो अपन इस कंटेंट के बारे में कुछ तो पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार वापस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो कन्वेंशनल रिलीजियस थ्योरी क्या थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसके बारे में 3 मेन पॉइंट थे। मतलब अगर उस थ्योरी को सही माने तो उससे 3 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज अपन देख रहे हैं वो जैसे थे अभी है वैसे के वैसे ही बनाए गए, उनमें कोई टाइम के साथ में इवोल्यूशन नहीं हुआ। जिस फॉर्म में आज दिख रहे हैं उसी फॉर्म में उन्हें क्रिएट किया गया। सेकेंड था डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस द क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर। इसका मतलब है कि जो डाइवर्सिटी है, मतलब कितनी वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स है, वो जब क्रिएट की गई थी तब जितनी थी आज भी उतनी है और फ्यूचर में भी उतनी रहने वाली है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। और अर्थ जो है वो करीब 4000 ईयर ओल्ड है, अगर अपन कौन सी थ्योरी को सही माने, रिलीजियस थ्योरी को सही माने। ऑल दीज आइडियाज वर स्ट्रांगली चैलेंज्ड बाय ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, और सबसे मेन कौन थे, चार्ल्स डार्विन। अब इनके बारे में देखो इस पैराग्राफ में कुछ दे रखा है। वैसे अपन जब थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस करेंगे उसमें नेचुरल सिलेक्शन की जब थ्योरी आएगी तो अपन और अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां जो जो दे रखा है उन इंफॉर्मेशंस को देखते हैं। एक तो आपको इनकी शिप का नाम याद रखना है जिसमें इन्होंने क्या किया था, ट्रेवल किया था, HMS बीगल। और इनके हिसाब से एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटी नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ बट ऑल्सो विद द लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्ट मिलियन ईयर एगो। इन्होंने कहा कि जो लाइफ फॉर्म्स है वो आपस में तो सिमिलरिटी शो करती है, साथ में उनके साथ भी सिमिलरिटी शो करती है जो बहुत पहले ऑर्गेनिज्म थे। देयर इज अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, मतलब टाइम के साथ में धीरे धीरे लाइफ फॉर्म में क्या हुआ है, इवॉल्वमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। सम लाइफ फॉर्म एक्सटिंक्ट, कुछ लाइफ फॉर्म एक्सटिंक्ट भी हुई है। सम न्यू लाइफ फॉर्म एरोज, कुछ नई लाइफ फॉर्म भी बनी है एट डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री। मतलब अर्थ की जो हिस्ट्री रही है उसमें अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग लाइफ फॉर्म बनती भी रही है, और कुछ लाइफ फॉर्म क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट भी हो गई है। Any population has built-in variation which enable some to survive better in natural condition। अब देखो बेसिकली ये जो पैराग्राफ है इसमें वो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बता रहे हैं। हालांकि इस नेचुरल सिलेक्शन के बारे में अपन आगे आने वाले वीडियो में और डिटेल में अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के पास में कुछ ना कुछ बिल्ट इन वेरिएशंस होती है, और उन वेरिएशंस की वजह से वो बाकी के ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं गिवन कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट में। ठीक है, और इस वजह से वो बेटर सुटेड है किसके टुवर्ड्स में, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे। कैसे, इसके एग्जांपल्स वगैरह वो सब अपन आने वाले वीडियो में देखेंगे। और इसकी वजह से वो बाकी ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने नंबर ज्यादा बढ़ाएंगे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अभी दे देता हूं कि जो मौत होती है, बटरफ्लाई जैसे समझ सकते हो, तो इंग्लैंड में एक मौत होती है जो कि व्हाइट और ब्राउन कलर के फॉर्म में होती है, मतलब 2 तरीके की होती है। और जब इंडस्ट्री इवोल्यूशन नहीं हुआ था, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी, उस समय जो थी, जो ट्री की ट्रंक थी, मतलब जितने भी पेड़ हुआ करते थे उनके ट्रंक पर लाइकेन ग्रो कर जाती थी। अब लाइकेन जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है और वो तभी ग्रो कर सकती है जहां वहां पर कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो ट्री की ट्रंक कैसी हो गई थी, व्हाइट हो गई थी लाइकेन के ग्रोथ की वजह से। अब अगर ट्रंक पर एक व्हाइट बटरफ्लाई बैठे और एक ब्राउन बटरफ्लाई बैठे, तो किस बटरफ्लाई को जो प्रेडेटर्स है वो आसानी से देख पाएंगे, तो आंसर है ब्राउन वाली को। तो व्हाइट वाले के पास एक एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है कि वो हाइड हो जाती है गिवन एनवायरनमेंट में। अब ये वेरिएशन उसको बेटर सरवाइव करने में हेल्प करती है, जिससे टाइम के साथ में व्हाइट बटरफ्लाई के नंबर क्या हो गए, बढ़ गए। ये ही क्या थी, डार्विन की थ्योरी थी, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है,
अब देखो इनके पास कोई एडवांटेज वगैरह नहीं है, ये सिर्फ एनवायरनमेंट के हिसाब से एडवांटेज है। अगर एनवायरनमेंट चेंज होगा तो ये एडवांटेज भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसको अपन आने वाले वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो क्या दे रखा है कि एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, ड्यू टू दिस दीज आउटब्रीड अदर, वो बाकी के कंपेयर में ज्यादा ब्रीड कर पाते हैं, इसे रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी कह सकते हैं। सो दे लीव मोर प्रोजेनी, मतलब उनके नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। दीज विल सर्वाइव मोर, उनके सर्वाइवल चांसेज भी बढ़ेंगे। हैंस सेलेक्टेड बाय नेचर, और अपन ऐसे कह सकते हैं नेचर ने उनको सेलेक्ट किया। इट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, और डार्विन के हिसाब से ये ही मैकेनिज्म है किसकी, इवोल्यूशन की। The geological history of Earth closely related with biological history of Earth। जब फॉसिल्स के बारे में अपन समझेंगे आज के वीडियो में तो इस पॉइंट को और अच्छे से समझ पाएंगे कि अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसी के साथ साथ में बायोलॉजिकल हिस्ट्री, मतलब पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म बना, वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है। आप याद रखें कि अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री और बायोलॉजिकल हिस्ट्री एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। हेंस अर्थ इज वेरी ओल्ड, नॉट 1000 ईयर ओल्ड। अर्थ जो है वो बहुत पुरानी है, ऐसे नहीं है कि 1000 ईयर ओल्ड है, क्योंकि देखो इस थ्योरी में कहा अर्थ 1000 ईयर ओल्ड है, और बहुत सारे फॉसिल्स जो मिलते हैं वो मिलियंस ईयर ओल्ड है। और मिलियंस ईयर ओल्ड अगर फॉसिल्स मिले, लाइफ फॉर्म्स मिली है, और फॉसिल्स के साथ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी मिले, तो इसका क्या मतलब है कि अर्थ तो बहुत पुरानी है, 4000 साल पुरानी नहीं है। और डार्विन की थ्योरी के हिसाब से धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, लाइफ फॉर्म में धीरे धीरे चेंजेज भी आए हैं और डाइवर्सिटी भी बढ़ी है। तो ये सब चीजें जो है वो किसको डिसअप्रूव करती है, कन्वेंशनल जो रिलीजियस थ्योरी थी उसको क्या करती है, डिसअप्रूव करती है, ठीक है। सिमिलर कंक्लूजन, ऐसे कैसे कंक्लूजन अल्फ्रेड वॉलेस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी क्या किए थे, ये कि ये कंक्लूजन ऑब्जर्व किए थे। उन्होंने मलाय आर्चिपिलेगो वहां पर क्या किए थे, अपने रिसर्च किए थे, जबकि डार्विन ने जो है गैलापागोस आइलैंड पर अपने क्या किए थे, रिसर्च किए थे। इन सब चीजों के बारे में जब अपन नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी की हेडिंग डालेंगे तो उसमें और अच्छे से इन चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एनसीईआरटी में ये टॉपिक थोड़े ऊपर नीचे है। तो वैसे तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, लेकिन एनसीईआरटी में पहले दे रखा है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो अपन एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे, पहले एविडेंसेस देखेंगे आज के वीडियो में, और फिर उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो करके फिर अपन थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन देखेंगे जब एनसीईआरटी के हिसाब से वो टॉपिक आएगा, ठीक है। तो पहले आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वो है व्हाट आर द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन हुआ इसके क्या क्या एविडेंस है। हालांकि इससे पहले थ्योरीज करनी चाहिए, लेकिन अपनी बुक में पहले एविडेंस दे रखे हैं तो अपन उनको स्टडी कर लेते हैं। तो देखो अपन जो स्टडी करेंगे उसमें सबसे पहला जो अपनी बुक में हेडिंग नहीं है, लेकिन जो सबसे पहला एविडेंस है वो है फॉसिल से एविडेंस, इसका मतलब पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। सेकंड जो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दे रखा है। फिर कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, जिसमें होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन करेंगे। फिर बायोकेमिकल एविडेंस दे रखे हैं, मतलब ये 4 एविडेंस दे रखे हैं। इसके बाद जो पैराग्राफ दे रखा है उसमें एविडेंस है नेचुरल सिलेक्शन के, जिसमें 3 पॉइंट समझा रखे हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, वही जो अभी मैंने बटरफ्लाई वाला एग्जांपल दिया था, और इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। इस 5th पॉइंट को अपन आज के वीडियो में नहीं करेंगे। जब अपन नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी करेंगे तो उसी के नीचे इन 3 जो थे अपने एविडेंस से इनको स्टडी कर लेंगे। और इसके बाद कुछ और एविडेंस है जो अपनी बुक में नहीं दे रखे, लेकिन अपन एक जनरल आउटलाइन इनकी भी ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉसिल से, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस से। तो सबसे पहली ये बात उठती है फॉसिल्स होते क्या है। तो फॉसिल्स आर रिमेन्स और इंप्रेशन, मतलब फॉसिल्स या तो किसी चीज का रिमेनिंग पोर्शन है या उनके इंप्रेशन है ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म। जो लाइफ फॉर्म होती है उनके हार्ड पार्ट के या तो इंप्रेशन है और या फिर उनका कुछ रिमेनिंग हिस्सा है फ्रॉम
फाउंड इन रॉक, और जो कि कहां पर प्रेजेंट है, रॉक्स में। और ये लाइफ फॉर्म पास्ट लाइफ फॉर्म थी, या फिर वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है अभी भी सर्वाइव कर रहा हो, लेकिन जब फॉसिल्स बना था तो वो पुरानी बात थी। ठीक है, तो फॉसिल्स आर रिमेन्स और इंप्रेशन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। फॉसिल्स की स्टडी करना क्या कहलाता है, पैलेंटोलॉजी। यही वजह है कि फॉसिल्स से एविडेंस को पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस का अपन है। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म। देखो, जो सेडिमेंट रॉक होती है उसमें क्या होता है, टाइम के साथ में सेडिमेंशन होता गया तो अलग अलग क्या बनती गई, लेयर्स बनती गई। अब इन सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, एक चीज ध्यान देने की बात है, अगर पूछे फॉसिल्स किस तरह की रॉक में मिलते हैं तो जनरली किस में मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं। तो डिफरेंट एज रॉक, अब इन सेडिमेंट्री रॉक की भी अलग अलग एज होगी, उसमें अलग अलग लाइफ फॉर्म की क्या थे, फॉसिल्स थे, हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट्स। और हो सकता है कि वो क्या थे, वो जब रॉक बन रही थी तो उस बनते समय वो वहां पर क्या हो गए, मर गए थे। ठीक है, अब फॉसिल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो फॉसिल से क्या पता चलता है कि कौन कौन सी लाइफ फॉर्म एक्सटिंक्ट हो गई। जैसे डायनासोर, अपन को क्या पता चला कि डायनासोर थे, डायनासोर अपन ने देखे नहीं, क्या पता चला कि पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो एक्सटिंक्ट हो चुके, फॉसिल से पता चला। दूसरा, अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्ट। साथ में यह भी पता चलता है फॉसिल्स जिस सेडिमेंट्री रॉक से निकलता है वो सेडिमेंट्री रॉक जितनी पुरानी है या फिर वो जिस टाइम स्केल की है उसी टाइम स्केल की वो लाइफ भी रही होगी। तो जो ये लाइफ फॉर्म्स है, जो ये भी पता चलता है फॉसिल से कि ये किस टाइम पीरियड की थी। पैलेंटोलॉजी जो है ये 3 पॉइंट भी बताती है। पहली, लाइफ फॉर्म्स वेरिड ओवर टाइम, कि टाइम के साथ साथ लाइफ फॉर्म्स चेंज होती रही। अगेन ये वो चीज बता रही है जो रिलीजियस थ्योरी ने नहीं कहा था। रिलीजियस थ्योरी के हिसाब से लाइफ फॉर्म सिमिलर रहती है, उनमें कोई वेरिएशंस नहीं आई, लेकिन ये जब अपन फॉसिल स्टडी करते हैं तो लाइफ फॉर्म्स वेरी करती है टाइम के साथ में। सेकेंड, सर्टेन लाइफ फॉर्म आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पान, मतलब कुछ लाइफ फॉर्म ऐसी थी जो एक पर्टिकुलर टाइम स्पान या पर्टिकुलर टाइम में ही पाई गई। इसका मतलब अब वो क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पर अर्थ पर क्या हुई, अलग अलग लाइफ फॉर्म अराइज हुई है। इसका मतलब पहले नहीं थी, फिर कुछ टाइम बाद में वो क्या हुई थी, बनी थी। ठीक है, तो ये सारे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है किसके बारे में, इवोल्यूशन के बारे में। अब एनसीईआरटी लिखती है कि फॉसिल्स की एज का पता कैसे करते हैं, इसके बारे में क्या क्या मेथड है, लेकिन वो मेथड लिखती नहीं है। तो 4 मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड, पोटेशियम आर्गन मेथड, यूरेनियम लेड डेटिंग मेथड और इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस ESR मेथड। इसमें से सबसे मॉडर्न और मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है, ESR। ठीक है, तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट जो है एविडेंस उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो देखो, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो सबसे पहले प्रपोज किया था अर्नेस्ट हैकल ने। उनकी जो थ्योरी थी एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थी और उन्होंने कहा कि जो सर्टेन फीचर्स होते हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलते हैं, जो कि कॉमन होते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स में, लेकिन वो फीचर्स एडल्ट में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जिसमें ह्यूमन भी शामिल है, उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में वेस्टिजियल गिल स्लिट होती है, जो कि कहाँ पर होती है, अपने जस्ट बिहाइंड द हेड। और ये गिल स्लिट अपन जानते हैं कि अपने ह्यूमन में तो एडल्ट स्टेज में देखने को नहीं मिलती, लेकिन एम्ब्रियो स्टेज में ये होती है। और ये जो होती है फंक्शनल सिर्फ किसमें, फिश में, जबकि जब वो ह्यूमन का एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसमें देखने को मिलती है, और फिर जब एडल्ट स्टेज आती है तो तब देखने को नहीं मिलती। इससे क्या पता चलता है कि ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है वो कहीं ना कहीं उसके कहीं ना कहीं स्टेज पर जो एंसेस्टर है वो फिश भी रहे होंगे। तो इन्होंने कहा कि जो ऑल वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई ना कोई कॉमन चीज आती है या कॉमन फीचर्स आता है जो कि एडल्ट में एब्सेंट होता है, और वो ये हिंट करता है कि वो उन ऑर्गेनिज्म से डेवलप्ड हुआ है जिनमें ये जो फीचर्स है या ये कैरेक्टर्स जो हैं या ये स्ट्रक्चर जो है एडल्ट में भी होते हैं। लेकिन
वॉन बेयर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। ही नोटेड दैट द एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेजेज ऑफ अदर एनिमल्स। एक और चीज देखो, अर्नेस्ट हैकल की जो ये थ्योरी है, इसको अपन को ऐसे पढ़ाया जाता है कि ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। क्या पढ़ाया जाता है? ओंटोजेनी रिपीट्स, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फाइलोजेनी, ठीक है। और इस ओंटोजेनी का मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और वो रिपीट करेगा। फाइलोजेनी का क्या मतलब होता है? हालांकि रिपीट की जगह एक वर्ड और कहते हैं रिकैपिटुलेट, उसका भी मतलब यही होता है। और फाइलोजेनी का क्या मतलब है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मतलब अर्नेस्ट हैकल का कहना था कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तब क्या होता है कि जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये बताया वेस्टिजियल गिल सिल्ट जो थी वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे फिश में थी, लेकिन ह्यूमन के तो एडल्ट में देखने को नहीं मिलती। तो ऐसा इन्होंने बोला था, लेकिन वॉन बेयर ने ये जो थ्योरी थी उसको क्या बोल दिया? रिजेक्ट कर दिया। अर्नेस्ट हैकल की ये थ्योरी को बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो जो अपना नेक्स्ट एविडेंस है वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। देखो नाम से ही क्लियर है कि इन एविडेंस में अपन क्या करेंगे? ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, ठीक है। और उससे अपन को इवोल्यूशन के बारे में कैसे पता चलता है वो अपन देखते हैं। तो कंपैरेटिवली एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शो सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेज अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज एग्जिस्टेड इन ईयर्स एगो। मतलब अभी जो लाइफ फॉर्म है उनमें और जो पहले की लाइफ फॉर्म है उनमें क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, या फिर जो अभी की लाइफ फॉर्म्स है उनको भी आपस में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। अब सच सिमिलरिटी कैन बी यूजफुल टू फाइंड कॉमन एंसेस्ट्री। मतलब ये पता करने में हेल्प करती है कि जो ऑर्गेनिज्म अपन स्टडी कर रहे हैं उनका कोई कॉमन एंसेस्टर था या नहीं था। इस कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में दो टॉपिक अपने बनते हैं जिनमें अपन ये स्टडी करते हैं, एक होमोलोगस ऑर्गन और एक एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन की जो स्टडी होती है उसे होमोलॉजी कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन की स्टडी को एनालॉजी कह सकते हैं। अब देखो होमोलॉजी का क्या मतलब होता है? इट मींस सेम ओरिजिन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और फंडामेंटल स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर अपन किसी ऑर्गेनिज्म के, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके किन्हीं स्ट्रक्चर को अपन ऑब्जर्व करें तो उनमें ओरिजिन उनका सेम होना चाहिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम होना चाहिए, या फिर फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो सेम होने चाहिए। अगर ऐसा है तो अपन उसे होमोलॉजी कहेंगे और ऐसे ऑर्गन को होमोलोगस ऑर्गन कहेंगे। तो द ऑर्गन्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है दैट हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, जिन ऑर्गन का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, उनका ओरिजिन सेम है या उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है, ऐसे समझ सकते हैं, आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। उन्हें अपन क्या कहेंगे? होमोलोगस ऑर्गन कहेंगे। अब क्या फंक्शन इनके अलग होंगे? देखो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, फंक्शन अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। जो मेन पॉइंट है वो अपना ये है कि उनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वैसे बहुत सारे केस में फंक्शन अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ केस में फंक्शन सेम भी हो सकते हैं। दीज ऑर्गन मे डिफर इन अपीयरेंस, ये मतलब अपीयरेंस में अलग दिख सकते हैं, मे डिफर इन, और उनका फंक्शन भी अलग हो सकता है। और ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू स्पेसिफिक अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट। मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म के जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे वो स्ट्रक्चर बेसिकली एक ही था, लेकिन अलग अलग एनवायरनमेंट में माइग्रेट करने की वजह से उनके जो अपीयरेंस है वो अलग अलग आ सकती है, और वो उस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कैसे करेगा, जो फंक्शन होगा वो अलग अलग हो सकता है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि अलग अलग एनवायरनमेंट में जाने पर अलग अलग एडेप्टेशन हो गई। अब इस चीज को ध्यान से समझना। देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म सारे जो थे, इन सब ऑर्गेनिज्म में किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से सब में सिमिलरिटी थी। फिर ये ऑर्गेनिज्म अलग अलग एनवायरनमेंट में गए
और इन अलग अलग एनवायरनमेंट में जाने की वजह से ये अपने स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में एडप्ट होना चाहते थे, जिससे उन सिमिलर स्ट्रक्चर के फंक्शंस या अपीयरेंस अलग अलग हो गई। इससे क्या प्रूफ होता है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें स्ट्रक्चर का ओरिजिन एक जैसा है, वो एक कॉमन ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, मतलब उनका कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, साथ ही होमोलोगस ऑर्गन जो है वो किसका रिजल्ट है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। देखो ये डाइवर्जेंट नहीं हो रहा, मतलब ऐसी चीजें फैल रही है, तो क्या लिखेंगे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज द इवोल्यूशनरी पैटर्न इन विच स्पीसीज शेयरिंग अ कॉमन एंसेस्टर, इन सबका एक कॉमन एंसेस्टर था, बिकम डिफरेंट, अब ये डिफरेंट हो गई ड्यू टू एडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड, क्योंकि उनकी नीड अलग अलग थी तो वो डिफरेंट हो गई, मतलब एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होकर वो अलग अलग फैल गई, ऐसे फैल रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन तो प्रोसेस है, और उस प्रोसेस का रिजल्ट क्या होगा? अपने होमोलोगस ऑर्गन होगा। तो होमोलोगस ऑर्गन प्रोसेस का रिजल्ट है। होमोलोगस ऑर्गन क्यों बन गए? क्योंकि उनमें क्या हुआ? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ, मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन प्रोसेस है और होमोलोगस ऑर्गन क्या है? रिजल्ट है। और क्या होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में? एक जैसे स्ट्रक्चर अलग अलग डिफर करने लगते हैं फंक्शन में, अपीयरेंस में। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग एनवायरनमेंट में गए तो उनकी नीड अलग अलग हो गई, वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, अब अपन इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखो होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है फोर लिम्स। क्या है? फोर लिम्स। तो देखो फोर लिम्स जैसे दे रखे हैं, फोर लिम्स ऑफ मैमल्स, जैसे मैन, चीता, व्हेल और बैट के फोर लिम्स दे रखे हैं। इन सब में देखो स्ट्रक्चर सेम दिख रहे हैं। देखो ये इनिशियल पार्ट है, ठीक है, उसके बाद ये टिबिया फिबुला दिख रही है, सब में देखने को मिल रही है। उसके बाद में जो है वो कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, फेलिंजेज, सब में एक जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन सब में फंक्शन अलग अलग है। हालांकि अगर स्ट्रक्चर सेम हो, ओरिजिन सेम हो, तो इतना काफ़ी होता है होमोलोगस ऑर्गन कहने के लिए, लेकिन इस केस में फंक्शन भी अलग है। देखो बैट में ये चीज़ जो है उड़ने के लिए इस्तेमाल होगी, ये स्विम करने में हेल्प करेगी, ये रनिंग में हेल्प करेगी, जबकि ह्यूमन अपने फोर लिम्स को हैंड की तरह इस्तेमाल करता है। तो ऑल दीज हैव सेम एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर एज ऑल हैव ये रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक है, फेलिंजेज, हेंस दे आर होमोलोगस ऑर्गन। फिर एक है वर्टिब्रेट्स, हार्ट एंड ब्रेन। देखो सारे वर्टिब्रेट्स के हार्ट और जो ब्रेन होते हैं वो एक ही तरह से ओरिजिन शो करते हैं, तो वो कैसे हो गए? होमोलोगस ऑर्गन हो गए। एक प्लांट में भी होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल पूछे तो आप दे सकते हो थॉर्न और टेंड्रिल। दोनों ओरिजिन में सेम है, क्योंकि दोनों के दोनों ही मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड होती है। ठीक है, थॉर्न होते हैं बोगेनविलिया में, टेंड्रिल्स होते हैं कुकरबीटा में। ठीक है, तो ये तीनों जो एग्जाम्पल है ये अपने किसके? होमोलोगस ऑर्गन के। ठीक है, सेकंड है अपना एनालोगस ऑर्गन। देखो एनालोगस ऑर्गन और होमोलोगस ऑर्गन को दोनों को समझो। होमोलोगस ऑर्गन के केस में जो स्ट्रक्चर थे वो सेम थे, और फिर वो स्ट्रक्चर अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरीके से एडप्ट होने की वजह से उनमें क्या आ गई? वेरिएशंस आ गई, और वो सिमिलर स्ट्रक्चर दिखने में अलग हो गए, फंक्शन उनका अलग हो गया। जबकि एनालोगस ऑर्गन में क्या होगा? अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, एक जैसे एनवायरनमेंट या एक जैसे हैबिटेट में एक ही तरीके से एडप्ट होने की वजह से एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने लगे। या स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन जो है वो अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, या स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे लेकिन फंक्शन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो एनालॉजी मींस डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर सेम फंक्शन। अलग अलग स्ट्रक्चर इवॉल्व किए किसके लिए? सेम फंक्शन के लिए, ड्यू टू सिमिलर एडेप्टेशन, ताकि उनमें एक जैसी एडेप्टेशन आए। क्यों? क्योंकि उनका हैबिटेट लगभग एक जैसा था। द ऑर्गन्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन दैट आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है, जिनका ओरिजिन सेम नहीं है उन स्ट्रक्चर्स का, बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, लेकिन वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करे, उसे अपन एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। और एनालोगस ऑर्गन जो है वो रिजल्ट है किसका? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इसका उल्टा हो गया, ये तो ऐसे फैल रहा था, देखो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, और इनके स्ट्रक्चर अलग अलग थे, लेकिन ये एक जैसी हैबिटेट में आने की वजह से
क्या हुआ, इनमें एक जैसे हैबिटाट में आने की वजह से ये डिफरेंट स्ट्रक्चर एक जैसा परफॉर्म करने लगे। इसका मतलब मर्ज जैसा हो रहा है फंक्शनिंग में, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, वो पैटर्न है विच स्पीसीज नॉट हैविंग कॉमन एंसेस्टर, स्पीसीज में कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं थे, ये तो डिफरेंट्स थे, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर भी अलग थे, लेकिन अब सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने लगे क्योंकि एडेप्टेशन इनकी अब क्या हो रही है, सेम तरीके की हो गई, इनकी नीड सेम तरीके की हो गई। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन प्रोसेस है और उसका रिजल्ट क्या होगा, एनालोगस ऑर्गन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन प्रोसेस था, उसका रिजल्ट क्या था, होमोलोगस ऑर्गन। एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन क्या डिनोट करता था कि जिन स्ट्रक्चर को अपन स्टडी कर रहे हैं उन ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन एंसेस्टर होगा। यहां पर ये कॉमन एंसेस्टर को डिनोट नहीं कर रहे, ये डिनोट कर रहे हैं कि इनके एंसेस्टर अनकॉमन रहे थे, कोई कॉमन नहीं थे, लेकिन इनकी एडेप्टेशन सेम थी। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एनालोगस ऑर्गन के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। तो देखो, जो बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो बेसिकली 4 लिम्स है और उसके अंदर स्केलेटन होता है, फ्लैश होते हैं, फेदर होते हैं। ठीक है, जबकि इंसेक्ट के जो विंग्स है वो फोल्ड्स है, किसके, अपने जो आउटर लेयर होती है उसके फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन एसोसिएट विथ फ्यू मसल्स। इसका मतलब दोनों का जो स्ट्रक्चर या ओरिजिन है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों का फंक्शन तो सेम है, दोनों ही सेम फंक्शन करते हैं, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। इसका मतलब विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड क्या हो गए, अपने एनालोगस ऑर्गन हो गए। प्लांट के केस में देखो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो का ओरिजिन है रूट मॉडिफिकेशन, इसका मतलब वो बेसिकली रूट है, और पोटैटो जो है स्टेम मॉडिफिकेशन है, बेसिकली वो स्टेम है, लेकिन दोनों फंक्शन सेम करते हैं। क्या करते हैं, फूड स्टोरेज का। अदर एग्जाम्पल अपनी बुक में क्या क्या दे रखे हैं, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन फोर्थ एविडेंस, जो कि क्या है, बायोकेमिकल एविडेंस। देखो, बायोकेमिकल एविडेंस मतलब कुछ बायोकेमिकल से अपन क्या बता सकते हैं, इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, कॉमन एंसेस्टर के बारे में कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि देखो, एटीपी जो है सब में एनर्जी करेंसी के फॉर्म में काम करती है, मतलब ये एक केमिकल सब में एनर्जी की तरह काम करता है। इसका मतलब सारे ऑर्गेनिज्म एक ही एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं। जैसे ट्रिप्सिन जिनमें भी होता है उनमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। जेनेटिक कोडोन जो है सब में ट्रिपलेट के फॉर्म में ही होते हैं। जेनेटिक कोडोन के बारे में अपन चैप्टर नंबर 6 में देखते हैं। जो सारे के सारे जेनेटिक कोडोन जो होते हैं वो ट्रिपलेट नेचर के होते हैं, चाहे ऑर्गेनिज्म कोई भी रहा हो। इंसुलिन हार्मोन का जो फंक्शन है वो जिन ऑर्गेनिज्म में इंसुलिन होता है उसमें एक ही काम करता है, वो शुगर लेवल को क्या करता है, हैंडल करता है। इसका क्या मतलब है, सिमिलरिटी इन प्रोटीन और जीन परफॉर्मिंग इन अ गिवन फंक्शन अमंग अ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म सेम ही है। मतलब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में कुछ सर्टेन प्रोटीन और जीन्स जो होती है वो एक जैसा फंक्शन कर रही है। ये क्या बताती है, कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में बताती है। तो ये भी एक एविडेंस है। अब देखो, कुछ और एविडेंस देखते हैं जो अपनी बुक में नहीं दे रखे लेकिन बहुत फेमस एग्जांपल्स है, तो शॉर्ट में रखते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन, देखो ऐसे ऑर्गन को वेस्टिजियल कहते हैं जिस ऑर्गेनिज्म में अभी ये ऑर्गन है उनमें या तो ये लेस फंक्शनल है या कुछ काम के नहीं है या रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन उनके एंसेस्टर में ये पूरी तरह से डेवलप फॉर्म में थे और कुछ काम भी कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन के एग्जाम्पल है, तो ह्यूमन में एक अपन को याद रखना है निक्टेटिक मेम्ब्रेन, जिसे थर्ड आईलिड या पिलिका सेमिलुनरिस कहते हैं। अगर अपनी ह्यूमन की आई को अपन ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ साइड में कुछ अपन को ऐसे दिखता है पिंक कलर का, ये जो है निक्टेटिक मेम्ब्रेन है। और जो फिश वगैरह जो होती है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनमें ये ऐसे कवरिंग आती है आगे की तरफ ताकि आंख के अंदर कुछ जाने से रोका जा सके, इसीलिए इसको थर्ड आईलिड भी कहते हैं। लेकिन ह्यूमन में ये होती तो है लेकिन कुछ काम नहीं करती। ठीक है, ऑरिक्यूलर मसल्स और मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना जो है उसके नीचे अपने यहाँ मसल्स होती है, लेकिन अपन अपने ईयर पिन्ना को ऐसे मूव नहीं करवा सकते। लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है, जैसे बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म है, वो अपने ईयर पिन्ना को मूव करवा सकते हैं, तो अपना इवोल्यूशन उनसे हुआ है। ठीक है, विजडम टीथ, जो अपने मोलर टीथ होते हैं उसमें सबसे लास्ट मोलर, थर्ड मोलर जो होता है वो एक एज के बाद में आता है और उसके कुछ खास फंक्शन नहीं है, तो वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है।
बॉडी हेयर, मतलब अपने बॉडी के ऊपर जो हेयर है उनका भी कुछ फंक्शन नहीं है, जबकि अपने एंसेस्टर में ये बॉडी हेयर बहुत ज्यादा हुआ करते थे और उनमें उसका फंक्शन भी था बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में वगैरह। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कोडल बॉन, कोडल बॉन जो होती है अपने अंदर एक कोडल बॉन होती है जहां से पूंछ निकला करती थी अपने एंसेस्टर में। अपन में कोडल बॉन तो है लेकिन कोई पूंछ जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इनसे देखकर पता चलता है कि अपन जिनमें ये ऑर्गन फंक्शनल है उनसे अपना क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनमें दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टर हो। अब इससे क्या पता चलता है कि वो दोनों ग्रुप रिलेटेड है। जैसे कि वायरस, वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग के कनेक्टिंग लिंक है। इसका मतलब नॉन लिविंग से क्या बने, लिविंग थिंग्स। यूग्लिना जो है वो प्लांट और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। नियोपिलिना जो है एनेलिडा और मोलस्का के बीच की। पेरीपेटस जो है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा की। और भी बहुत सारी कनेक्टिंग लिंक आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये याद करें और इस पर सबसे फोकस करें। आर्कियोप्टेरिक्स, ये रेप्टाइल और बर्ड के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। रेप्टाइल की तरह ही इसमें टिथ होते हैं, कील्स जो होती है एब्सेंट होती है, जबकि ये बर्ड का फीचर है जो कि एब्सेंट होता है। ठीक है, सॉरी, बर्ड में कील हुआ करती है, एब्सेंट होना रेप्टाइल्स का फीचर। टिथ जो है वो भी बर्ड्स में नहीं होते लेकिन रेप्टाइल्स में होते हैं। अब इनकी बीक भी है, इनमें फेदर्स भी है, तो ये जो है वो किसका फीचर है, बर्ड का फीचर है। ठीक है, तो इनमें रेप्टाइल्स और बर्ड दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बेसिकली क्या डिनोट करते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स रेप्टाइल और बर्ड के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, नेक्स्ट है एटाविज्म। कभी कभी ऐसा होता है रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, मतलब जिन एंसेस्टर से अपन इवॉल्व हुए हैं उनके कैरेक्टर वापस अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि किन्हीं पर्टिकुलर ह्यूमन में जो कैनाइन टीथ होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा लंबे होते हैं। अपने एंसेस्टर में कैनाइन लंबे हुआ करते थे। बॉडी पर अपने हेयर होते हैं लेकिन बहुत ही ऐसे ज्यादा थिक लेयर नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में एक्सेसिव हेयर होते हैं, तो वो बेसिकली एटाविज्म का एग्जांपल है। और कभी कभी न्यू बॉर्न में छोटी सी टेल भी देखने को मिलती है, बहुत रेयर केस में, ये भी एक एटाविज्म है। इससे क्या पता चलता है कि अपन उन्हीं एंसेस्टर से क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। तो ये सारे थे अपने एविडेंस किसके, इवोल्यूशन के। तो आज की वीडियो को अपन यहां पर एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।